अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा अहम केस कल ज़ेर समात है और इस सिलसिले में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तों का मामला था वो सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर रही है। और इसके साथ साथ अभी एक और नई दरख्वास्त भी दायर की गई है कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने नशिस्तें दी हैं जो KP असम्बली में अपोजिशन जमातों को, कि उस फैसले को भी मुअत्तल किया जाए। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था और उसके फॉलोअप के अंदर अभी हम देख भी रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं कि वो अदलिया या इंतज़ामिया की जो मुदाखलत होती है अदालती अमूर के अंदर, उस पे वो एक्शन भी ले रहे हैं। और 3 बड़े अहम तरीन इदारों के सरबराहों को नोटिस किए गए हैं और क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ये मामला हम डिस्कस करेंगे और कुछ सियासी मामलात, इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI के एतराज़ात क्या हुए, इलेक्शन कमीशन ने क्या एतराज़ात PTI को दिए हैं, जबकि दूसरी तरफ हमने ANP के अभी गुज़श्ता रोज़ देखा इंतखाबात वो बिला मुकाबला हुए और तमाम ओहदेदार उनके बिला मुकाबला मुंतखब हुए। अगरचे ANP के अंदर भी इख्तलाफी आवाज़ें सुनने को मिली हैं और जायद खान साहब जो उनके तर्जमान रहे सेक्रेटरी इत्तलात एक तवील अरसे से, वो इस इलेक्शन से किनारा कशी भी इख्तियार की। लेकिन ये सारी ख़ास मोहब्बत जो है तहरीक इंसाफ के साथ ही क्यों दिखाई दे रही है। अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें शुएब शाहीन साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शुएब साहब। पहला तो मामला जो है मखसूस नशिस्तों का, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको क्या तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट में ये बेंच है, इससे पहले जितने भी आपके पोलिटिकल केसेस थे, इलेक्शन से मुतल्लिक केसेस थे, उसमें ज़्यादातर कादी फाइज़ा साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच समात कर रहा था, इसमें कादी साहब नहीं है, मंसूर अली शाह साहब है, तरमीन साहब है और जस्टिस मज़हर साहब है। तो इस बेंच से और सुप्रीम कोर्ट से आपको क्या तवक्को है इस फैसले की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद जमील साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें बिल्कुल तवक्कुआत हैं और हम बजा तौर पर ये समझते हैं कि ये अच्छा फैसला किया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब ने, वो इस बेंच में नहीं बैठे, क्योंकि उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें पिछले 1 साल का, या जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं, सिवाय वो PTI को नुकसान देने और उनके खिलाफ फैसला देने के अलावा कोई उन्होंने काम नहीं किया। खा लेवल प्लेइंग फील्ड का फैसला हो, बल्ले का निशान छीनने का फैसला हो, या रिटर्निंग ऑफिसर्स के जुडिशरी से मुताल्लिक हमने कहा था लगाएं और उन्होंने कहा नहीं, यही रिटर्निंग ऑफिसर लगाएंगे। और उसके अलावा जो पिछले 1 साल से जो भी हमने मुकदमात दर्ज किए हैं, आज तक उसकी तारीख फिक्स नहीं हुई और ये पहला केस है जो पिछले इतने महीने बाद जाकर के फिक्स हो गया है। वरना हमारे खिलाफ पटिशन अभी आई नहीं होती और उसका कोर्ट का बेंच भी बन जाता है और उसके अलावा पूरे मीडिया पे खबर भी चल जाती है कि पटिशन का इंतज़ार हो रहा है और अभी पटिशन आएगी और वो बेंच इंतज़ार कर रहा है ताकि वो केस को फिक्स कर दे। सिमिलरली हम ये तवक्को रखते हैं कि ये पाकिस्तान क्या दुनिया की कोई तारीख ऐसी नहीं मिलती। आर्टिकल 51 बड़ा क्लियर है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो पॉलिटिकल पार्टी ने शेयर जिसका होता है, जितनी प्रोपोर्शनेट के हिसाब से, जिस तनासब से उसने सीटें ली होती है, उसी तनासब से वुमन का, ख़वातीन का और माइनॉरिटीज़ का वो ड्यू शेयर बनता है, वो उनको मिलना चाहिए। वो बजाय ना सिर्फ ये कि हमें मिलने से इनकार कर दिया गया और वो शेयर उठा के दीगर पॉलिटिकल पार्टीज में तकसीम कर दिया गया। और वो तकसीम करने के बाद आज वो 2/3 मेजॉरिटी के दावेदार होने के बाद वो आइन में तरामीम का सोच रहे हैं और ये लालच दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आपकी एज बढ़ाई जा सकती है। ये अफसोस से कहना पड़ता है कि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हैं इत्तेहाद की सूरत में, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जो MQM, जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो सारे हारे हुए लोग हैं और उनके फॉर्म 45 आज तक टेम्पर्ड शुदा अभी मांगे हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने हमारे केस में, मेरा केस है, बाकी हमारे 2 इस्लामाबाद के तीनों हल्कों का। इस्लामाबाद, तो जब ये सामने लाएंगे आपको सब सच सामने आ जाएगा। ये लाएंगे ही नहीं और अगर लाएंगे इनके खिलाफ FIR कटेंगी, ये जेलों में जाएंगे और इनके खिलाफ एक्शन होगा, आप देख लीजिएगा। ये आईनी तरमीम भी अभी आपसे हम डिस्कस करते हैं। ज़रा 2 नुकात इसमें बड़े अहम है जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है। एक तो इसमें नुकता ये है कि अगर आज़ाद अरकान मुंतखब होते हैं बड़ी तादाद में और वो एक पार्लिमानी ग्रुप बना लेते हैं, उसमें पहले से कोई जीता हुआ नहीं है कोई उस जमात का मेंबर, तो कॉन्स्टिट्यूशन शायद इसके ऊपर खामोश है। एक तो इस नुक्ते की तशरीह जो है कि वो गालबन सुप्रीम कोर्ट से यही तलब की जाएगी और दूसरा
कि सियासी नुमाइंदगी, जिसकी अभी आपने निशानदेही की कि सियासी जमातों की अपनी नुमाइंदगी थोड़ी है, लेकिन मखसूस नशिस्तें उनको अपनी नुमाइंदगी से भी ज़्यादा मिल गई हैं या डबल मिल गई हैं, तो ये एक अहम नुकता है। तो आप ये समझते हैं कि इसमें आइन में भी थोड़ी सी वजाहत इसमें होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट भी इसकी तशरीह कर सकती है? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि अब वो जो लकुना कह रहे थे वो भी फुलफिल हो गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एमएनए बन गया है ना, अली अमीन का भाई फैसल अमीन। तो अब तो वो जो लीगल बात करते थे लकुना की, वो भी पूरा हो गया, उसमें एमपीए कोई भी बन इब्हाम गया। नहीं है। जी जी, उसमें जी एमपीए भी बन गया। और दूसरा जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि जनाब सेक्शन 51 आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में तशरीह की ज़रूरत है। बिल्कुल इसमें तशरीह की ज़रूरत है, लेकिन माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं। माजी में अगर आप देखें तो इस हवाले से आपके पास मिसाल मिलेगी बाप पार्टी की, जी हाँ। पाटा के हवाले से, और इसके साथ साथ बाकी दीगर और मिसालें भी मौजूद हैं, जैसे हमारी अपनी पार्टी के हवाले से भी माजी में एक फैसला आया था। तो मेरा ख्याल है कि इसमें देखें, आइन की तशरीह एक अलग चीज़ है, आइन की इंटेंशन को सामने रख के उसके बारे में उसकी प्रॉपर तशरीह करना एक सब्जेक्ट है। आइन की मंशा ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज भी, इवन इफ जो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको भी अख्तियार हासिल है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाए। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो गए, एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उनका पार्लिमानी ग्रुप बन गया। अब उसके अंदर आप उसका इंटेंशन कॉन्स्टिट्यूशन की ये है कि जो ड्यू शेयर है पार्टीज का, वो मिलना यानी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, इंडिपेंडेंट को इख्तियार हासिल होगा कि वो पार्टी में शामिल हो जाए, वो पार्टी में शामिल हो गए। और जो जिस तरह हमें इंडिपेंडेंट बनाया गया वो आपके सामने ही है। इलेक्शन के दिन नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी आखिरी रोज। तारीख है और 12 बजे जाकर फैसला हो रहा है। और जिस तरह हमने वो बल्लेबाज के कागज जमा कराए और आधे घंटे, ये अलग बात है कि उसको उठा लिया, लेकिन उसके आधे घंटे के अंदर अंदर हमारे कागज जमा कराने के इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया कि इनके ये टिकट एक्सेप्ट ना की जाए। यानी बेईमानी, बदमाशी और हर तरह की वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट इलेक्शन कमीशन ने वो जराइम किए। अच्छा, ये बताएं शुएब साहब के अगर कहना पड़ता है कि काजी साहब कहते थे कि हमें नजर नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट और जिस तरह अगर सुप्रीम कोर्ट ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करती है या फैसला दे देते हैं कि नशिस्तें आपकी बनती हैं, तो एक तो अददी एतबार से आपकी पोजीशन केपी में मुस्तहकम होगी, और इस फैसले का क्या पंजाब और नेशनल असम्बली में जो मखसूस नशिस्तें हैं सिंध के अंदर उस पर भी पड़ेगा, नंबर 1। और नंबर 2, क्या फिर जो सेनेट का इलेक्शन हुआ या प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो उसमें तो सारा का सारा हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो जी, ये उन सब सारे मामला पे क्या असर जिसका पड़ेगा? हमें कभी यकीन है, तो असेंबलीज में भी और नेशनल असेंबली सो कार्ड इन्होंने रखी हुई है, वो इनके पास नहीं रहेगी। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा केस बनता था फॉर्म 45 वाला, जो पिछले 2.5 महीने से हमने जमा कराया हुआ है, वो आज तक तारीख नहीं लगी। तो वो भी काबिल अफसोस बात है कि आपने खुद कहा कि इन्हीं रिटर्निंग ऑफिसर से आप अपना केस कराएं। सबकी आंखों के सामने धूल झोंक के 1-1 लाख की लीड से जीते हुए हमारे एमएनएज हैं। मेरा खुद अपना हल्का आपके सामने ही है, 1,05,000 वोट लिया, जिसने आधे से भी कम वोट लिए उसको उठा करके मैंने बना दिया कि यही तीनों हल्के हमारे इस्लामाबाद के हैं, पूरा पंजाब है, कराची है, वो सब आपके सामने है। तो बात यह है कि अगर सच सामने आता है तो 17 से 18 सीटें नहीं है मुस्लिम लीग नून की, जो वो खुद मानते हैं अगर आप प्राइवेटली उनसे बात की जाए। और इसी तरह आप निसार चीमा से पूछ लें, इसी तरह आप मुस्तफ़ा एमक्यूएम वाले ने जो बात की थी कि नहीं जनाब हमारा तो 100% जाली है और इनका 60-70% जाली है। फिर कामरान तसूरी आता है, वो कहता है नहीं इनका 100% जाली है, हमारा 100% जाली है, तो इनका 200% जाली है। और बल्कि परसों की आप स्टेटमेंट देख लो एक दूसरे के साथ, अनवार अल काकड़ और हनीफ अब्बासी, दो चोरों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का खुलासा ये है कि तुमने चोरी की है, मुल्क को नुकसान दिया है। वो ये नहीं कहता मैंने नहीं की, वो ये कहता है कि तुम फॉर्म 45 की पैदावार ही नहीं हो, फॉर्म 47 की पैदावार हो। अगर ये मैंने बात की, तुम कहीं मुंह छुपाने के काबिल नहीं, रोको। दोनों को एक दूसरे की चोरी और क्या अंदाजा कौम लगाएगी कि इनको शर्म हया और गैरत खत्म हो गई है कि इस मुल्क को लूट के खा गए हो पहले, और फिर उसके बाद वोट चोरी और मैंडेट चोरी इस अंदाज और इस भोंडे तरीके से कर रहे हैं। और अफसोस से कहना पड़ता है कि और हमारी एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने इन डाकू और चोरों को लगाम देनी थी और बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ करना था, वो इनकी
प्रोटेक्शन में लगे पड़े हैं और इनके सहूलतकारी कर रहे हैं, और हमारी जो रिटर्निंग ऑफिसर्स और वो जो करप्ट माफिया है ब्यूरोक्रेसी का, वो इनके हाथों में खिलौना बनी हुई है। ये और बताएं सबसे बढ़कर शुएब साहब, ये जी जी बताएं कि दो चीज़ें आपसे डिस्कस और मज़ीद मैं करना चाहूँगा। एक तो इलेक्शन कमीशन के अभी जो लास्ट आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ उसमें आप अपीयर हुई आपकी पार्टी, और उसमें उन्होंने कुछ आपको एतराज़ात आपके हवाले किए हैं। तो अब इस इलेक्शन के ऊपर उन्होंने क्या एतराज़ किया है, कोई एक बताएंगे मोटे मोटे क्या एतराज़ वो है ये उनके? कहते हैं वो ये कहते हैं आप फरिश्ते भी बन जाए ना, हमने आपको नहीं मानना। आप फरिश्तों से भी इलेक्शन करा लें, हमने आपको नहीं मानना। जब उनकी नीयत ही खराब है, वो इस कदर करप्ट और अफसोस से कहना पड़ता है जराइम की आमाजगाह बने हुए हैं। मैं उनसे सवाल करता हूं कि जो आपने इलेक्शन कराए हुए हैं, जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल वर्ल्ड चीख रही है, आपके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए भाई? हमारा इलेक्शन तो, ये इलेक्शन भी सबकी आंखों के सामने हुआ। पूरे बलूचिस्तान में जो हमारा नॉमिनेटेड पैनल था वो हार गया, दूसरा पैनल जीत गया। हमारा पिछला इलेक्शन भी सबकी आंखों के सामने हुआ। जो ड्राइंग रूम में बैठ के इलेक्शन करते हैं वो इनको काबिल कबूल है, आज तक किसी इलेक्शन के ऊपर इतराज नहीं किया। यही एनपी है जो साल पहले इलेक्शन होना था, नहीं हुआ। इलेक्शन से पहले कहा उनको तुम्हें 6 महीने दे दिए गए हैं, जाओ तुम 20,000 जुर्माना किया है, तुम जाकर के दोबारा इलेक्शन करा लेना। और जबकि हमें कहा कि नहीं, तुमसे बल्ले का ये निशान छीन अकबर एस बाबर की दरख्वास्त जो है वही एतराज़ है या उससे हटकर भी कोई चीज़ है? देखिए, इसी तरह की कोई बातें हैं। अकबर एस बाबर साहब तो माशाल्लाह हमेशा यही काम करते हैं, उनको तो कोई और काम है नहीं कि किस तरह पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। और इस तरह तरीके से जिस तरह ये सहूलतकारी कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कुछ खुद उन्होंने किया है पिछले 1 साल में, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। ये अगर तारीख इनको जितना बदतरीन अल्फाज में याद रखेगी, जिस तरह फॉर्म 45 की टेम्परिंग हुई, सब इनकी आंखों के सामने। अच्छा, मेरा वाला केस सुन लें। फॉर्म 47 बना और 11 फरवरी को इन्होंने स्टे दे दिया। कंसोलिडेशन प्रोसेस इज सस्पेंडेड, यानी आप आगे फॉर्म 48 49 ना बनाएं। रिटर्निंग अफसर के पास गए, उसने दोबारा स्टे ऑर्डर कर दिया कि नहीं, चूंकि हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आ चुका है, इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कंसोलिडेशन प्रोसेस इज पोस्टपोन्ड। ये 11 तारीख के ऑर्डर्स हैं और 11 को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और फिर जब हमने शोर मचाया तो 12 के बाद या 12 तारीख के फॉर्म 48 और 49 जारी कर दिए। यानी इनको एहसास ही नहीं है कि ये किस तरह की हरकतें करने जा रहे हैं, कि जो दुनिया देख रही है, दुनिया की आंखों में डोल झोंक रहे हैं। इनको सिवाय पीटीआई को नुकसान देने के और कोई काम नहीं। मसला क्या है? मसला हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। हर जगह आज आपके सामने आ चुका है। पूरी हाई कोर्ट, सारी हाई कोर्ट्स ने लिख के दिया है लॉर्ड जुडिशरी ने कि अब ये ओपन सीक्रेट है। 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वालों ने तो ऑर्डर कर दिया, खत लिख दिया, बाकी उन्हें लिख के दिया कि नाउ इट इज ओपन सीक्रेट, के हमारे मामलात में, इंसाफ के मामलात में इंटरफेरेंस हो रही है। और आज अगर उनके मामलात में इंटरफेरेंस होनी है तो फिर ये इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर्स क्या अहमियत रखते हैं, क्या कर सकेंगे? अच्छा, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। हाई कोर्ट में जो अभी ये मामला इसी पेशरफ्त इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि बाबर सत्तार साहब ने 3 इदारों के सरबराहों को तो नोटिस भी कर दिया है, जुर्माना भी किया, इंक्लूडिंग पैमरा 5-5 लाख रुपये जुर्माना। तो आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए या ना पहुंचाए? अब हाई कोर्ट्स में इतनी इस तमाम ख़तों की दावत के बाद एम्पावरमेंट आ गई है कि जज साहिबान जो है कि अब खुद आज़ादाना तौर के ऊपर फैसले करना शुरू कर देंगे। देखिए, अल्लाह करे ये करें। पहले भी बाबर सत्तार साहब तो अपना इंडिपेंडेंटली अपना काम करते रहे हैं, मगर जो है हमारे अफसोस से कहना पड़ता है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं किए। उन्होंने पहले भी इसके ऊपर ओवर एंड अबव, ये देखें, इस्टेब्लिशमेंट मैनेज करती है। अब जो उन्होंने मैनेज किया है, नीचे जो सजा दिलानी होती है इमरान खान के खिलाफ, वो जजेस को मैनेज करते हैं, फिर ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज करते हैं, फिर उससे ऊपर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करते हैं। जब वो पूरी चेन उनकी मुकम्मल हो जाती है, फिर वो अपने आप को सेटिस्फाई समझते हैं। अगर ये फैसले हम चीख चीख के रह गए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे केसेस, इमरान खान के केसेस में फैसला न करें, लेकिन वो ऊपर बैठ गए, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं मैं सुनूंगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में हमने बारहा कहा कि हमारे केसेस एट पार तस्वर किए जाएं। जिस तरह आप जिस जल्दी के साथ, सूरत के साथ आप नवाज शरीफ को इंसाफ देते हैं, हमारे केसेस भी लगा दें, एक्सेप्ट माइनस काजी फाइसा साहब, वो केस ही नहीं लगे। साल से पढ़े हैं, लेकिन हमारे खिलाफ फैसला देना हो
तो रात को अपील बाद में आएगी, फैसला वो पहले देंगे और रात 12 बजे भी वो कोर्ट लगाएंगे। तो बात यह है कि ये अगर एस्टेब्लिशमेंट का रोल खत्म हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है हमारा मुल्क बेहतर तरीके से चलेगा और इंसाफ दुरुस्त तरीके से चलेगा। बाबर सत्तार साहब ने जो फैसला किया है, अभी तो सिर्फ कंटेम्प्ट नोटिस दिए हैं, और बल्कि वो जो डीसी को और उनको जो कंटेम्प्ट ऑर्डर पास किए हैं, उनको सजाएं दी हैं, इस्लामाबाद के डीसी और एसएसपी को भी, एसएचओ को भी वो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया है। अभी उसकी केस ही नहीं लग रहा। इसी तरह आप देखेंगे कि अब जो कंटेम्प्ट नोटिस उन्होंने किए हैं, अल्लाह करे इनमें सजाएं भी हों, तो ये देखते हैं ना कि अब चीखें क्यों निकल रही हैं। चीखें इसलिए निकल रही हैं कि इनको ये नहीं समझ आ रही कि अब हम इंसाफ को दुरुस्त तरीके से चलाएं। मुझे बताएं, ये कोई तर्ज अमल या तरीका कार है कि एक जज साहब फैसला कर रहा है, पिछले कई महीनों से केस को सुन रहा है, अब वो फाइनल डिसीजन की बारी आई, आप तो कह दिया कि हमें आप पे ऊपर भरोसा नहीं है, आप केस ना सुने। मकसद क्या है? मकसद ये है कि इनकी वो जो सोच है कि ये सारी अदालतें हमारी पाबंद हैं। यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो इद्दत केस के हवाले से भी हुआ ना, वहां पे जो खबर मनिका साहब खुद आगे जज पे इतराज कर दिया। देखें, विद रिस्पेक्ट जो शाहरुख हरजमंद साहब हैं वो भी खेल रहे हैं। वो पिछले कई महीनों से सिर्फ एक बात कहते हैं, आज फैसला करूंगा, अगर वकील ना आया तो कल मैं फैसला कर दूंगा। वकील आता है, 10 मिनट बहस करता है, 15 दिन बाद की तारीख डाल दो, तारीख डेट ग्रांटेड। अगले दिन आता है, कहता है जी आज मैं नहीं करूंगा बहस। 2:30 बजे आता है, 10 मिनट बहस करेगा कि जी बेल डेट ग्रांटेड। भाई या ऑर्डर सस्पेंड करो, या डिसमिस करो, या एक्सेप्ट करो। और उस दिन आ जाता है, ना उसको जुर्माना किया, ना उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया, ना कोई ऑर्डर पास किया। वो तारीख लेना चाहता था, तारीख दे दी 10 दिन की। अगर आपने साहब भी खेल रहे हैं इसमें, वो मकसद उनका पूरा कर रहे हैं जो वो चाहते हैं, और साथ उनको डांट डपट भी कर रहे हैं, अगली तारीख में ना आए तो मैं फैसला कर दूंगा। तो चले, उम्मीद करते हैं कि अभी कुछ मामलात बेहतर होंगे तो इंसाफ भी मिलेगा और आला अदालतों के अंदर दबाव भी शायद कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब आपका। हमारा वकील मौजूद है, फैसले कर दिए रात की तारीखी में और सुबह के टाइम भी, और इंतजार किए बगैर। चले, बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब हमारे से बातचीत। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में आइन और कानून के हवाले से, अदलिया के अंदर, वो मामला डिस्कस किए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो कुछ सियासी मामलात हम देखेंगे। ANP के इलेक्शन, बिला मुकाबला इलेक्शन हुए, जाहिद खान नाराज़ हुए, ये उनकी नाराज़गी क्या मामला है, और KP के अंदर सियासत और हुकूमत के मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा, KP की सूरत हाल और ANP का इलेक्शन, ये इस हिस्से में बातचीत करेंगे। जाहिद खान साहब सीनियर रहनुमा ANP के और सेनेटर भी रह चुके हैं, हमारे साथ हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। इलेक्शन हुआ ANP का, इमल वली साहब सदर मुंतखब हो गए, आपको मुबारकबाद भी हम देंगे। लेकिन ये क्या खबरें हम सुन रहे हैं कि आप कुछ ANP से नाराज़ हो गए? हम तो पिंडी इस्लामाबाद में हमेशा ANP और आप एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए थे कि शनाख्त हम समझते थे कि आप ANP हैं, तो ANP से आप कैसे नाराज हो गए? ये आपने बिल्कुल खालिद भाई सही बात की, और कभी भी ऐसा हमने न सोचा था न हुआ था। और आपको याद है कि 40 साल मेरे सियासत में है, ये वाबस्तगी 40 साल में ANP के साथ रही। आपको याद है कि वली खान बाबा जब पिंडी आता था तो मेरे घर दीर हाउस में होते थे और आप लोग सब आते थे, वहां से इंटरव्यू था। उसने बहुत शफकत मेरे साथ किया था, बहुत मोहब्बत की थी, और क्योंकि उस एक फलसफे और एक सोच के जरिए हम उनके साथ थे और चलते आ रहे थे। फिर स्पंदियार खान ने भी, अल्लाह उसको सेहत दे, उसने भी बहुत शफकत की, उसने भी बहुत साथ दिया। उसकी बीमारी की वजह से फिर मसाइल थोड़े से ये हो गए कि हमारे यंग जो जवान आ गए, उसका कुछ शायद एक्सपीरियंस नहीं या कुछ वजह नहीं थी, तो या कोई वजह और थी कि ऐसा होता था कि जब वो इस्लामाबाद आते थे, मुलाकात करते, तो आप जैसे सारे दोस्त तो मुझे स्पोक्समैन समझते थे और मेरे से बात करते थे कि जी ये प्लान बंदे से मुलाकात हुई है, तो क्या हुआ या किस लिए हुई। तो आपको याद है, मैं आप लोगों को कहता मुझे पता नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत एम्बेरेसिंग पोजीशन हुआ करती थी कि यार आप इतने साल की जिस तरह के थे कि मेरा शनाख्त ही ANP का था, मैंने तो
के साथ जिस तरीके से नजदीकत थी वो तो शायद किसी की भी नहीं रही। तो बस वो उस सिलसिले में जो 2-3 साल में कुछ ऐसी हालात थे कि चूंकि मैं मुनासिब नहीं समझ रहा था कि अभी मैं छोड़ दूं, तो फिर मैं बहरहाल आगे चलाता रहा। लेकिन अभी चूंकि इलेक्शन जब आ गए तो मैंने किसी भी ओहदे के लिए इसलिए अप्लाई नहीं की कि मैंने कहा कि बस जो वक्त था वो गुजर गया। अब चूंकि वो एक चीज तो थी, मिसाल की कुछ बातों पे तो वो उस तरह की मशावरत भी नहीं होती थी, कोई बात भी नहीं होती थी। तो फिर मैंने ये मुनासिब समझा, मैं अभी भी पार्टी में हूँ, ये आप खालिद भाई ने समझे कि मैं पार्टी छोड़ गया हूँ। अब वक्त के साथ क्या पता है क्या हो जाता है, लेकिन ये जो आपने बात की, मेरा शनाख्त एनपी थी और एनपी के शनाख्त जाहिद खान का वो मैं अभी यही बात करने लगा था कि आप जैसे लोग जो नजरियाती लोग हैं वो अगर साइड पर होते हैं तो फिर करेंगे क्या सियासत में। तो आपका ओढ़ना बिछोना एएनपी और वो नजरिया बादशाह खान वाला नजरिया, आपका नजरिया, तो वो आपने खुद ही कह दिया पार्टी के साथ रहूंगा। ये बताएं कि ये पार्टियों के अंदर क्या समझ लें कि ये तनज़ुली की तरफ जा रही हैं, ये सिर्फ एएनपी के साथ नहीं, बाकी पीस पार्टी या बाकी जमातों में भी देखें जो लोग नजरियाती लोग हैं वो जरा कुछ मायूस मायूस से दिखाई दे रहे हैं मजमूई तौर के ऊपर। तो गलती कहाँ पे हो रही है सियासी जमातों से? खालिद भाई आपने बहुत सही बात की। बदकिस्मती से सियासत में जो एक सोच और फिक्र हुआ करता था, देखे जब हम कॉलेजों में होते थे तो हम कहते हैं एशिया सुर्ख है, तो जो मुस्लिम वाले कहते हैं एशिया सब्ज़ है। एक दो नजरियात का एक जंग था और वो होता था इस मुल्क के अंदर, कोई ज्यादा दुश्मनी किसी के दूसरे के पास साथ नहीं थी, इक्तिदार के लिए कोई सियासत नहीं कर रहे थे। अभी बदकिस्मत ये है सारी पॉलिटिकल पार्टी इक्तिदार के पीछे चले गए। अभी वो देखते कि हमें कहां से इक्तिदार किस छतरी के तले, देखे आपको याद होगा इसी के रावलपिंडी में हमने एमआरडी बनाई, एमआरडी के मूवमेंट में हमने चलाया था, हम पार्टी वो पीपल पार्टी की जिसने हमें मारा था, लेकिन फिर हम उनके साथ ही थे, इसलिए थे कि एक डिक्टेटर के खिलाफ थे। तो आपने बहुत सही बात की यार, अभी वो सियासत में वो चीज नहीं रहा जिस तरह मेरे तरह सियासी कारकुन एक सोच और फिक्र के जरिए सियासत करे, वो अभी नहीं रहा। वो किसी पार्टी, आपने सही कहा, और बहुत सारे पार्टियों में या तो जो सियासी वर्कर थे वो तो या पोत हो गए या बेचारे साइडलाइन हो गए। तो उसी तरह भी हमारा भी समझो कि हमारा भी ये सूरत हाल हो गया। तो अभी हम लोगों के लिए कोई और रास्ता है नहीं, तो हम बस बैठ गए कि ठीक है इस पार्टी में है, चला दे, जिस तरीके से चला सकते चला दे, हम वोट। अच्छा, ये जो सियासी बहरान की सूरत हाल हम इसको कहेंगे, तो इसका जो पार्लिमानी सियासत होती है या पार्लिमान की बालादस्ती तमाम सियासी जमातों का ये मंशूर है, नजरिया है, और उसको क्या नहीं समझते उसके ऊपर जद पड़ेगी और जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं उनको शायद ज्यादा ताकत मिलेगी इससे, इस किस्म के रवैयों से? देखिए मैं एक बात करना चाहता हूं। देखिए हम तो कितने जब से पाकिस्तान बना था उसके बाद हम इस चीज से लड़ते आ रहे थे कि इदारों को दूसरे इदारों के अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, खासकर हमारा एस्टेब्लिशमेंट। बदकिस्मती अभी हमारी जुडिशली भी सियासी हो गई है। अभी आपके जजों के फैसले देखते हो, वो पसंद और नापसंद के फैसले कर देते हैं। तो अभी तो सूरत हाल वो आप वाली बात में आता हूं कि पार्लियामेंट का तो अभी वक्त नहीं रहा। पार्लियामेंट का क्या हैसियत है मुझे बता दे, पार्लियामेंट कौन सा फैसला कर सकते हैं? इससे पहले जो चीफ जस्टिस बंदयाल बैठा था उसने क्या क्या अशर किया आईन का, उसने क्या 63A का उसने अपनी तरफ से रीराइट करवा दिया। किसी ने आज तक पूछा? क्योंकि पार्लियामेंट में वो वक्त नहीं रही, पार्लियामेंट में वो ताकत नहीं रही, पार्लियामेंट में अंदर वो लोग नहीं रहे जो एक सियासत सोच के जरिए उस पार्लियामेंट के अंदर आते थे। अब आप मुझे बता दें जो हमारे सेनेट है, अगर उसको आप देखें या हर एक बंदा इसके लिए कि जी मुझे बस या एडवाइजरी मिल जाए या मुझे वजारत मिल जाए या मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए या मुझे फंड मिल जाए या मुझे नौकरी मिल जाए, इसके अलावा तो आप मेरे से ज्यादा बेहतर है, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए। हम तो एक सियासी कारकुन के नाते जब देखते हैं तो इस वक्त बिल्कुल मैं आपसे मुतफिक हूं कि अभी पाकिस्तानी कौम इससे भी नाला हो जाएगा कि छोड़ो जमहूरियत को गोली मारो। हमारे हाल तो जमहूरियत से और खराब हो गया। इन्हें पार्लियामान या जमहूरियत जिसके लिए हम यकीन रखते हैं वो अभी चीज रहा नहीं है। ज़ाहिर साहब, अगर हम पाकिस्तान की सियासी तारीख पे नज़र दौड़ाएं, फातिमा जिन्ना की जो मूवमेंट थी उसको देखें, फिर MRD का आपने तज़किरा किया, नवाबज़ादा नुसरुल्लाह खान, शाह अहमद नूरानी, मौलाना जो है कि ये फजल रहमान साहब के वाले जो थे मुफ्ती महमूद साहब, ये सारे के सारे वो करैक्टर थे जिन्होंने असूलों के लिए, इवन वली खान की हम बात कर लें, असफंदियार वली की भी बात कर लें हम, इन्होंने तो कभी इक़्तिदार के लिए तो जदोजहद की ही नहीं थी। ये अभी क्यों हमारी तमाम सियासी क़यादतें इस वक्त जो है कि आपको अच्छा मैं सच्चा है झूठा है मैंडेट कुछ भी है लेकिन आप इक़्तिदार लेना है, हर हालत में लेना है, चाहे आपके अपने घर से लोग वोट देना बंद कर दें, ये सोच क्यों हो गई हमारी?
ये मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि सियासत नजरियात और सोच और फिक्र के और इस बिना पे खत्म हो गया कि वो आवाम के लिए क्या रास्ता सोचते हैं, किस तरीके से आवाम को रिलीफ मिले। अभी वो सोच नहीं रहा, अभी यही सोच रहा कि मुझे कुर्सी मिले, किस तरीके से भी मिले, मुझे कोई झाड़ू भी कह दे झाड़ू भी लगा दूंगा, लेकिन वो मुझे कुर्सी दे दे। आजकल सूरत तो यही है, चाहे वो जुडिशली हमारी कर रही है, चाहे हमारे एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, और हमारे हर एक पार्टी एक दूसरे से आगे हो रही है। लेकिन इमरान खान अंदर बैठा हुआ है, वो इसलिए नहीं बैठा हुआ है कि जी वो कहते कि जमहूरियत के लिए या कौम के लिए, वो ये कहते कि जी मुझे निकालो वजीर आजम बना दो। जो बाहर बैठे वजीर आजम का सीट संभाली हुई है, वो भी किस तरीके से संभाली ये भी आपके सामने है। ये जो हमारे सूबों में जो वजारत आला वगैरह बैठे वो भी आप देख रहे हैं। तो वो सियासत रहा नहीं है, वो जो हमारा एक सोच था सियासी वर्कर उनका, वो अब इस मुल्क में नहीं रहा है। अभी बस वक्त पास करने वाली बात है, इक्तिदार की जंग है कि उसको किस तरीके से इक्तिदार मिले, चाहे किसी भी जलालत की बावजूद भी मिल जाए तो तब भी उनको कबूल है। तो बस वही सूरत हाल है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। यानी जिस हद पे हम जा रहे हैं, हम तो कभी कभी सोचते बताइए मुल्क बच भी जाएगा कि नहीं बचेगा। जिस तरीके से हम आगे जा रहे हैं, जिस तरीके से हमने पार्लियामेंट का हशर किया, जिस तरीके से हमने आइन का हशर किया, जिस तरीके से हमने इदारों का और इदारों ने एक दूसरे के अंदर मुदाखलत कर करके बेड़ा ही गर्क कर दिया। चलें, उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब आपका के साथ के पाकिस्तान की सियासी जमातें जो सियासी बसीरत का मुजाहरा करें, आइन और कानून की बालादस्ती को दोबारा से अपना अगर ईमान और मंशूर बना लें तो शायद हम किसी बेहतर सिमत की तरफ चल पड़ेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे तो फिर पाकिस्तान के इस वक्त किसानों को और आवाम को जो सबसे बड़ा मसला और क्राइसिस है गंदम का, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में सबसे अहम तरीन मसला जो गंदम का क्राइसिस इस वक्त पाकिस्तान में है, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। किसान से गंदम नहीं खरीदी जा रही पंजाब में, और इस वक्त आपको बड़े अफसोसनाक मनाजर नज़र आ रहे होंगे। बेशुमार मंडियों में सड़कों के ऊपर गंदम जो है वो ज़ाया हो रही है, लेकिन किसान को ना तो उसकी मेहनत का मुआवजा मिल रहा है और ना ही जो है कि उसकी गंदम को ख़रीदा जा रहा है। मुनासिब तो क्या, गैर मुनासिब कीमत के ऊपर भी इस वक्त नहीं खरीदी जा रही। दूसरा, इससे बड़ा एक और जो बुरान ख़दशा पैदा हो रहा है कि वो ये है कि अगर गंदम वक्त पे नहीं खरीदी गई तो शायद कॉटन की काश्त जो है कि उस पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे, और अगर कॉटन की पैदावार पाकिस्तान में कम हुई तो इससे आपकी पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट जुड़ी हुई हैं बहुत सारी हमारी, इसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें खालिद महमूद खोकर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद कौंसल के। खोकर साहब बहुत शुक्रिया। आपने अभी अनाउंस भी कर दिया कि शायद आप 10 मई से जो है कि वो एहतजाजी को तहरीक शुरू कर रहे हैं, तो क्या आपको बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो गई है कि मामलात किसी तौर के ऊपर नहीं सुधर रहे और आपको सड़कों पर आना मजबूर हो गया? देखें जी, बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि मैं एहतजाज की कॉल बगैर वजह के नहीं देता। मैं पहले जाके दरवाज़ा नॉक करता हूँ। सबसे पहले ये जो इंक्वायरी हो रही है, ये एप्लीकेशन मैंने दी थी। ये मैंने एप्लीकेशन प्राइम मिनिस्टर को दी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजी, मैंने इसी तरीके से मैंने DG SIFC को, फाइनेंस मिनिस्टर को, सबको मैंने दी। मैं CM साहबा से मिला हूँ, मैं फेडरल मिनिस्टरों से जाके मिला हूँ। मैंने हर जगह पे अपनी आवाज़ बुलंद की। मैंने कोशिश की कि हम बड़े एहसन तरीके से पाकिस्तान की ज़राअत को बचाएं और किसान का जो माशी कत्ल हो रहा है इसको उसके कत्ल से बचाएं, लेकिन हम इसमें बिल्कुल टोटली नाकाम रहे हैं जी, टोटली। हमें उसमें मैं कम अज़ कम उसमें कामयाब नहीं हो सका। ये आप नाकाम हुए हैं या हुकूमत नाकाम हो गया कि आपको, तो ये तो आपका हक बनता था किसानों का। देखिए, किसानों का मैं बात नहीं कर रहा था, मैं तो पूरे पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी की बात कर रहा था। हम किसान जो है पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के ज़ामिन है। इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, वाटर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। हमारे बचपन में मिसाल सुनते आए कि जिदे घर दाने होते कमले भी सियाने। ये उलट हो गया, ये उलट हो गया कि साढ़े घर दाने हो गए, साढ़े सियाने भी कमले हो गए जी। ये उलट हुआ इस दफा हमारे साथ। आज जितनी पैदावार हमारी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम जश्न मनाते, आज हम बैसाखी बना रहे होते, आज काश्तकारों के घरों में सो गए। इस वक्त मैं उनके जज्बात का लफ्जों में यहाँ तक नहीं बता सकता कि वो कितनी तकलीफ में है काश्तकार।
सर आप यकीन कर लें कि अगर किसी ने अपनी बच्ची की शादी करनी थी वो रोक लिया उसने। अगर किसी ने इलाज करवाना था अपने बच्चों का तो वो इलाज रोक लिया कि उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि उनके पास गंदम हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी फसल है। फिर इसके असरात इर्द गिर्द पे जितने दुकानदार बैठे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, सब पे जा रहे हैं इसके असरात, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैसा जो आके सर्कल में जाता है जिससे सब लोगों का कारोबार चलता है। सरकार तो खरीद दूसरा, नहीं रही, तो प्राइवेट मार्केट में क्या रेट मिल रहा है आपको? आज का रेट 2800 रुपए है जी आज का, और सरकारी 3900 है। सरकारी 3900। और काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूरी नहीं हो रही। काश्तकार इस वक्त सिरे से ही नुकसान में है, यानी कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको वापस नहीं मिल रही। और खसूसन जिन 60% लोगों ने 60-70% लोगों जिन्होंने लीज पे लेकर रकबा काश किया हुआ है वो तो मर गए बेचारे, उनकी तो तबाही हो गई है। आप ये देखें ना कि हमने सिर्फ यूरिया की मद में 150 अरब रुपया माफिया को अदा किया अलग। हमने ब्लैक मिला यूरिया काश्तकार को। काश्तकार करे तो करे क्या? क्या उस वक्त रियासत की रेट नहीं थी? क्या उस वक्त हुकूमत कोई नहीं थी? देखो ना काश्तकार किसके लिए काम करता है? इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए काम करता है। फी एकड़ जो पैदावार आपकी कितनी होती है और फी एकड़ लागत कितनी है आपकी? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, पाकिस्तान की जो एवरेज पैदावार है वो 30 से 32 मन है जी। पाकिस्तान की एवरेज जो पैदावार है पाकिस्तान की। पंजाब की हमारी पैदावार उससे नॉर्मली ज्यादा है, 37-38 मन लगा ले, बल्कि 35 मन एवरेज। चलो एवरेज। हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जिसकी जमीन अपनी है, अपनी जाती जमीन है, उसकी मेरे ख्याल में होगी कोई 31-3200। जिसने जमीन ठेके पे लेके काश की है उसकी 4000 से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ऊपर है। तो ये तो आपको फिर अगर 3900 होते तो अपनी जमीन वाले को तो फायदा है, लीज वाले को तो फिर 3900 पे भी फायदा नहीं है। डीएपी का डबल, डीएपी बहुत महंगी मिली हमें। अच्छा डीजल का रेट बढ़ गया, बिजली का रेट बढ़ गया, काश्तकार करे तो करे क्या? अच्छा ये बताएं कि ये तो आपके अगर ये भी पूरी नहीं हो रही, लागत पूरी नहीं हो रही, तो फिर ये कॉटन के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका? ये तो अभी ये सीजन कॉटन का भी आगे आ रहा है, पैसे होंगे तो काम चलेगा ना। बीज भी आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रखा जी। मुझे तकलीफ है इस बात की कि मैंने 92 में काश्तकारी की थी और उस वक्त पाकिस्तान की कपास की प्रोडक्शन थी 1 करोड़ 28 लाख बेल और इंडिया था 1 करोड़ 10। अब इंडिया चला गया 4 करोड़ पे। हमारी जो इस साल हुई है 46 लाख 4.6 मिलियन बेल। 92 में सिर्फ हमारे जिला बिहाड़ी की जो कपास की पैदावार थी वो 16 लाख बेल थी और सिंध पूरा हमारा 12 लाख पे था। लेकिन आज पूरे पंजाब की मिला के कोई 41 लाख बेल हुई है। ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। और जो आप गंदम का काश्तकार है, जब क्योंकि गंदम पे रकबे पे ही कपास काश्त हो रही है, उसकी हार्वेस्टिंग के बाद उसके पास अगर पैसे नहीं है, वो टाइमली स्प्रे नहीं कर सकता, पूरी इनपुट्स नहीं डाल सकता, तो अच्छी फसल होने के इम्कान बहुत कम है। क्योंकि कपास की फसल, क्योंकि मैं खुद कॉटन ग्रोवर हूं और मैं 92 से कपास लगा रहा हूं, मैं लार्ज स्केल पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कपास लगाता हूं। अब क्योंकि बहुत सेंसिटिव क्रॉप है कपास, अगर उसका एक स्प्रे आपका 2 दिन लेट हो जाए आप उसको रिकवर नहीं कर सकते दोबारा। वो तो एक घंटा एक दिन उसका बड़ा कीमती होता है। दूसरा मुझे ये बताएं कि ये जो साउथ पंजाब के अंदर शुगर मिलें बड़ी तेजी के साथ आई थी और वहाँ तो गंदम और कॉटन की ये फसलें होती हैं, बड़ी मेजर फसलें हैं, बहुत कम शुगर केन के लिए अच्छा वहाँ पे माहौल है, तो ये उसने भी क्या इम्पैक्ट डाला है इस सारे फिनोमेना के ऊपर? देखें 2 चीजों ने बड़ा इम्पैक्ट डाला है, खसूसन एक मेज ने और गन्ने ने। गन्ने के बारे में यह है कि 60 की दहाई में गवर्नर नवाब अमीर मोहम्मद खान की सरबराही में एक एग्रीकल्चर कमीशन बना। उसने अपनी जो सिफारिशात दी, उसकी सिफारिशात में यह थी कि पत्तों की से लेकर रहीबिया खां तक कोई शुगर मिल ना हो, लेकिन बदकिस्मत से सारे वहीं लग गई हैं, टोटल उसी एरिया में आ गई। इसलिए हम कपास का एरिया खो बैठे। हालांकि पत्तों की से लेकर रहीबिया खां साहब का बात तक हमारा ये सारा कपास का एरिया था। दूसरा उसकी जगह मक्की ने लिया है। मेन कपास की खत्म होने की कुछ और वजूहत भी हैं कि हमारा रिसर्च बिल्कुल उसके लिए खत्म, हमने रिसर्च नहीं की। अच्छे बीज है कि हमें उसका नहीं बीज हमें रेट सही नहीं मिला। रिसर्च के ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। अब देखें ना सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में है जी, अब भी उनको 6-6 महीने साल साइंसदानों को वहां पे तनख्वाह नहीं मिलती, काम वो खाक करेंगे क्योंकि हमारी तरजीहात में ज़राअत नहीं है जी।
हमारा ज़राअत का जो रिसर्च का बजट है वो एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है, ना होने के बराबर है। ये स्कैंडल का आप ब्राजील क्या समझते हैं? जो असल खराबी तो इंपोर्ट है ना, इंपोर्ट कर ली और अब आप ये सारी की सारी सूरत हाल पैदा होगी। आप इस स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचना चाहिए? आपका क्या ख्याल है कि नैब आए, FIA आए? देखिए जी, क्योंकि मैं दरख्वास्त दहिंदा हूँ, मैं आखिरी हद तक जाऊंगा, आखिरी हद तक। ये मेरे मुल्क का सवाल है, ये मेरे मुल्क की फूड सिक्योरिटी का सवाल है, ये इस माफिया को कला कमा करना का सवाल है। क्योंकि ये माफिया, जब दुनिया में रेट डबल था, हमारा रेट बहुत कम था, उस वक्त क्या इस माफिया ने स्मगल करके पैसा कमाया, गंदम यहाँ स्मगल की। यानी आप देखें ना, इससे पिछले साल हमने गंदम बेची 2200 रुपए मन, एंड कंज्यूमर ने खरीदी 6000 रुपए मन। माफिया पैसे कमा गया। काश्तकार ने तो कभी ब्लैक कोई चीज नहीं की। काश्तकार तो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और इस जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। आप यकीन कर लें कि इस वक्त काश्तकार के बहुत बुरे हालात हो गए, बहुत बुरे हालात हो गए। उसको मक्की में नुकसान हुआ है, उसको कपास में नुकसान हुआ है, उसको अब आपके गंदम का रेट नहीं मिला। अब काश्तकार के बहुत बुरे हालात हैं। अब खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए किसान को संभाल लो, किसान को सहारा दो इस वक्त। चले, हम उम्मीद करते हैं कि पॉलिसी साज और जो फैसला साज इदारे हैं और हुकाम है वो इस तरफ शायद तवज्जो दे दें। बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद खोखर साहब बातचीत कर रहे थे, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद कौंसल के। और इस वक्त जो सारा का सारा ये वीट क्राइसिस स्कैंडल और उसके नतीजे में किसानों को जो मुश्किलात दरपेश आ रही हैं उसकी बातचीत कर रहे थे, और कॉटन की फसल पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर बात हुई है। इसी गंदम क्राइसिस के मसले के ऊपर ही इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं खालिद हुसैन बाज साहब, जो किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं और ये भी इस वक्त इस गंदम क्राइसिस का शिकार हुए हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। और ये बताएं कि आपकी इस वक्त 2-3 बड़ी तंजीमें हैं पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद कौंसल है उसने तो 10 मई से अनाउंस किया है कि वो एहतजाज कर रहे हैं। आपने भी चंद दिन पहले क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपने को एहतजाजी शेड्यूल का दिया था। तो क्या आपकी जितनी भी बातचीत या मुज़ाकरात की जो उम्मीदें थी, स्टेज थी, वो ख़त्म हो चुकी है कि आप भी अभी एहतजाज की राह पर आ रहे हैं? और क्या आप दोनों तंजीमें मिलकर कोई सिलसिला करेंगे या अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो इस्तेमाल करेंगे? नहीं जी, हमारी की किसानों की जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं हम एक ही हैं। हमने क्योंकि पिछली दफ़ा हमने जब डेट ऐलान कर दी थी ना, तो उस पर गवर्नमेंट एक्टिव हो गई थी। और जिसको आपको पता है कि हम जब पहुंचे लाहौर में तो हमारे पे पथराव भी हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ, हमें गिरफ्तार भी किया। तो हमने इस तरह स्ट्रेटजी चेंज की है। हमने पिछले जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगले वीक तक अगर गंदम ना खरीदी तो हम एहतजाज करेंगे। हमारी पूरी तैयारी है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को अब इंशाल्लाह सरप्राइज देंगे, बता के भी आएंगे। बता के आते हैं तो वो रात को हमारे जो हमारे कारकुन है, जो हमारे जो सदर जनरल सेक्रेटरी हैं, वो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। मुश्किल रात है, रात को घर में रेड करते हैं बच्चों। तो उस वजह से हमने भी अभी प्लान तरतीब दी है कि ताकत के साथ निकलेंगे, फिर जहां रोकेंगे हम बैठ जाएंगे। अच्छा, ये बताएं खालिद साहब के 2 इश्यूज हैं। एक, गंदम गवर्नमेंट नहीं खरीद रही और जो मिडल मैन है वो शायद बहुत कम कीमतों पे खरीद रहा है। तो आपकी इस वक्त असेसमेंट क्या है कि किसान की जो फी एकड़ लागत है वो क्या है और उसको अभी पैसे मिल कितने रहे हैं और क्या उसका खर्चा पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा? देखें जी, हमारी जो इस टाइम हमने यूरिया खरीदी 6000 में, DAP तकरीबन 16000 में, और यूनिट 30 से 35 रुपए का 70 रुपए का था। और उस पर भी हम जो है ना, गरीब किसान जो आड़ती से खरीदता है उस पर 30% सूद भी देते हैं। तो हमें यकीन करें जो कास्ट पड़ रही है जो वो हमें तकरीबन 45, 46, 4700 तक भी हमें कहीं कास्ट पड़ रही है। अभी पिछले साल हमने 4000 में गंदम बेची, अभी 3900 का रेट रखा। और 3900 में भी अभी किसान इतना इन्होंने बेबस मजबूर कर दिया। वो कहता है खुदा के वास्ते चलो रेट आपने दिया 600-700 में पर एकड़ पे लॉस भी कर दिया, लेकिन 3900 में तो गंदम खरीद ले। तो 1.5 से 2 महीने में गंदम हमारी पड़ी हुई है, जमीनों में रुल गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं हैरान हूँ पंजाब गवर्नमेंट से कि आपने इन किसानों को कैसे अफोर्ड करेंगे। ये किसान जब निकलेंगे, मैं और ये तंजीमें पीछे रह जाएंगी, इनको आप रोक ही नहीं पाएंगे। आपको पता है हर गांव के साथ रोड गुजर रहा है, रेलवे ट्रैक गुजर रहे हैं, वो उधर जाके बैठ जाएंगे। हम कहां जाके उनको उठाते फिरेंगे। इस मुल्क को किसान इस मुल्क की सलामती का जामिन है। और इस मुल्क में जिस दिन 2 अदारे खत्म हो गए उस दिन मुल्क खत्म हो गया। जिस तरह हमें बाहर से जो हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, किसान आपको पता है दिन रात मेहनत करके सरसब्ज अपने मुल्क को रखता है, उसकी ज़राअत पैदा करता है। और इसी तरह हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे या फौजी है वो बॉर्डर पे इस मुल्क की हिफाजत करता है। जिस दिन ये दोनों कमजोर हो गए उस दिन मुल्क खत्म नो डाउट फूड सिक्योरिटी सारी की सारी किसानों के हाथ में है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त कीमत मिल क्या रही है आपको?
मार्केट में इस वक्त 2800 से लेके पहले 3200 चल रहा था, आज 2700 से 3000, अभी 200 रुपए आज और कम हो गया रेट मार्केट में। ये जितना वक्त गुजरेगा और डाउन आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्ट में तो हमने जो है ना, जब 2200 2400 2600 में 2200 में भी गन्ना बिकी है जी। अच्छा, इसका ये बताएं कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ये फसल बिकेगी नहीं आपकी, एक तो ये नुकसान आपको होगा, तो फिर यही एरिया है जहाँ पे कॉटन की भी काश्त करनी होती है और टाइम भी आपका सर के ऊपर आया हुआ है, तो कॉटन की काश्त कितनी मुतासिर होगी? जी बहुत, कॉटन की बहुत मुतासर है। आपको पता है पिछले साल कॉटन का भी 8500 का गवर्नमेंट ने रेट निकाला था, जिसमें से हमने 6500 में खरीदी। पिछले साल कॉटन में किसान मरा हुआ था, अब गंदम में मर जाएगा, तो वो तो बिल्कुल ही, मैं आपको बता नहीं सकता कि किसान कितना बेबस मजबूर है। वो अपना माल मवेशी, पता है गंदम को 6 महीने की फसल आता है, अपने बच्चों की शादियों की तैयारियां होती हैं, कोई उसने बहुत ऑपरेशन कराना है, कोई उसने कुछ करवाना है, सब इस टाइम किसान इतनी मुश्किल हालात में है कि पंजाब गवर्नमेंट, पता नहीं पंजाब गवर्नमेंट हम किसानों को दुश्मन क्यों समझ रही है। उस्मा बुखारी साहब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं कि ये जो एक तंजीम है ये हमारे खिलाफ है, ये रोडों पे आना चाहती है। आप मुझे बताएं कि कौन सी तंजीम नहीं जो रोडों पे नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि आपकी डिमांड ये है कि मुनासिब रेट मिल जाए, गंदम आपकी फरोख्त हो जाए। अब पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ क्या, क्यों नहीं बात बन क्यों नहीं पा रही? उनके पास एक्स्ट्रा गंदम पड़ी हुई है, चलो एक गलती होगी, लेकिन अब दूसरी उससे बड़ी गलती करके तो आप पूरा का पूरा फूड सिक्योरिटी डिस्टर्ब कर देंगे मुल्क की। ये एहसास नहीं हो रहा हुकूमत को? लेकिन ये भी उन्होंने एक ज़राअत पे एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा जी हमने ज़राअत पे 400 अरब रख दिया। जो ब्यूरोक्रेसी है ना, जिसपे मेरे एक प्रोग्राम को भी वो थोड़ा सा तोड़ मोड़ के, जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क को चलने नहीं देती। वो सियासतदानों को, अब देखो ना 400 अरब ज़राअत पे उन्होंने रखा है, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि हम जी खाले बना देंगे, हम आपको लेजर ले देंगे, हम आपको हल ले देंगे। देखिए खुदा के वास्ते जो खाले हैं वो हम खुद एक हफ्ते हर हफ्ते में साफ करते हैं, पक्कों से भी बेहतर कर देते हैं। वो सब करप्शन वाली चीजें रख रहे हैं, जिसमें वो कल को ठेके करें, टेंडर करें और फिर अरबों रुपए करप्शन कर ले और मेरा किसान उसी तरह रुलता रहे। मैं मरीम साहबा को 12 अपील कर चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर को कर चुका हूँ कि आप इस ब्यूरोक्रेसी जो आपको ले जाना चाह रही है जिस तरफ, उनको पता है कि वो किसान है, जिस प्लेटफॉर्म पे भी बैठते हैं ब्यूरोक्रेसी से डरते नहीं है। चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, जो भी हो, जो सेक्रेटरीज हो, गौर उसको बेनकाब करते हैं। वो कहते हैं किसी तरीके से इनको तो मारें, बाकी हम देख लेंगे। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे आपका मसला हल हो रही, क्योंकि पाकिस्तान का मसला है, ये सिर्फ किसानों का नहीं, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का मामला हुकूमत को भी और तमाम जिम्मेदारान इदारों को देखना चाहिए कि जितनी नेशनल सिक्योरिटी अहम होती है उतनी ही फूड सिक्योरिटी भी पाकिस्तान के लिए अहम है। इसको जितना जल्द मामले को हल किया जाए तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।